हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए सोशल साइंस। और यहाँ पे जो है हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में हम लोग 6 to 10 तक का जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे आपका टॉपिक मौर्य साम्राज्य, जिसमें हम लोग अशोक के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज के क्लास में जो अशोक का शिलालेख के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 14 दीर्घ के शिलालेख। जैसे कि आपको पता है कि अशोक का, सम्राट अशोक जो है, अपने बातों को रखने के लिए इन्होंने शिलालेख और अभिलेख का जो है सहारा लिया था। इसमें इनका 14 शिलालेख है। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि इसमें इनके कितने शिलालेख है, तो 14 शिलालेख है। ठीक है ना। तो इसमें आ जाता है कि आपका कलिंग युद्ध का जिक्र जो है किस शिलालेख में किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो शिलालेख है ना, इसमें जीव हत्या कर निषेध के बारे में बताया गया है। दूसरा शिलालेख में जो है आपका चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र, त्रामपनी, यौन राजा, एंटीओक और उसके पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के बारे में डिस्कस बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका शिलालेख है, तीसरे शिलालेख, इसमें युक्त और रजुक और पादेशिकी नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति। और चौथा जो है, इसमें भेरी घोष धम घोष में बदल गया। और पांचवा जो शिलालेख थी, उसमें राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष धम मातृ की नियुक्ति। और छठे में प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश। और सातवें में सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, ये सातवें में है। आठवां में है अशोक द्वारा धम्म यात्रा का प्रारंभ। और नौवां में है आपका धम्म मंगल सबश्रेष्ठ घोषित किया गया। और 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। और 11वें में धम्म दान का उल्लेख है। और 12वें में धार्मिक सहिष्णुता पर बल। और 13वें में कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व का वर्णन। जैसे कि अभी हम आपको बताया ना कि कलिंग युद्ध किस अभिलेख शिलालेख में वर्णन इसका मिलता है। तो देखिए, ये 13वें शिलालेख में इसका वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। पहला क्वेश्चन आता है कि इसका कितना शिलालेख है, तो पूरे 14 शिलालेख है। ठीक है, और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन कौन सा शिलालेख में देखने को मिला है, तो ये 13वें शिलालेख में है। और 5 यौन राजा का उल्लेख है, चोल, पांडे और सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रप्रति का उल्लेख है। और 14वें में सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप है। ठीक है, तो ये 14 शिलालेख में एक तरह का बताया गया है कि किस शिलालेख में क्या क्या देखने को मिला है। जैसे कि जीव हत्या का निषेध जो है, ये पहला शिलालेख में ही बताया गया है। तो आप एक बार जो है ये शिलालेख को जरूर देख लीजिएगा कि किस शिलालेख में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि हम अभी आपको बता चुके हैं। अब देखिए, 14 दीर्घ शिलालेख का प्राप्ति स्थल कहाँ है और अवस्थित कहाँ है ये। जैसे गिरनार में है प्राप्ति स्थल, जूनागढ़ गुजरात में। फिर आपका शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है। और दूसरा है धौली में, जो कि पुरी और उड़ीसा में है। मतलब कि ये जो 14 शिलालेख जो है ना, ये अलग अलग जगह पे है। तो अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ मिला और वो जगह कहाँ है, यानी है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे कालसी जो है देहरादून और उत्तराखंड में है, शोपारा ठाणे महाराष्ट्र में, और मानसेहरा हाजरा पाकिस्तान में है। और एरगुड्डी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, और कंधार अफगानिस्तान में, और सनती गुलबर्गा कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये इसकी प्राप्ति स्थल है। जो शिलालेख है और 14 शिलालेख, ये कहाँ कहाँ मिला है ये आप देख लीजिए। ऐसे इतना डीपली क्वेश्चन आता नहीं है, बट हमें जो है ना एक स्टेप आगे चलना है। ठीक है, यानी एक स्टेप आगे रहना है, इसलिए हम लोग पूरी थोड़ी सी डीपली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब 14 शिलालेख तो हमें भाई पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बारे में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कहाँ कहाँ प्राप्ति हुआ है। ठीक है, और कहाँ में वो जगह कहाँ है, उसके बारे में है। तो एक बार बस आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, 13वें शिलालेख में जो वर्णित 5 यौवन राजा है, पहला तो 13वें शिलालेख में हमें जो कलिंग युद्ध हुआ था ना, देखिए जब अशोक सम्राट जो है ना, जब राजा बने थे, उसके 8 साल बाद आपका कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ है, तो कलिंग आपका उड़ीसा में है।
तो जब ये युद्ध हुआ था ना, तो उसमें लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोगों का खून देख के इनका दिल जो है पसीज गया था, और इन्होंने उसी समय प्रण लिया कि आज के बाद वो कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे, और वो जो है अपना ये जो संदेश है ना, वो अपने आने वाले पीढ़ियों तक भी पहुंचाना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने शिलालेख का सहारा लिया था। तो इस तरीके से जो है इन्होंने तलवार को जो है अपना त्याग दिए थे कलिंग युद्ध के बाद। तो इसी चीज़ का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 13वें शिलालेख में आपका 5 यौवन राजा का भी वर्णन किया गया है, जिसमें आपका मिस्र में है आपका टालमी फिलाडेल्फ्स द्वितीय तुर्मे, और फिर एपिरस में आपका अलेक्जेंडर अलिक सुंदर है, फिर शायरीन में मैगस मग है, और आपका मैसेडोनिया में आपका एंटीकोनस गोनाटस अंतकीन है, और सीरिया में आपका एंटीयोकस द्वितीय अंतियोक है, ठीक है। ये 5 यौवन राजा थे, उसके बारे में आपका वो 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। इसके अलावा मौर्य प्रशासन की इकाई के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि साम्राज्य जो है आपका प्रांत उपराजा द्वारा नियंत्रित था, फिर इसके बाद आपका मंडल आता है जो कि प्रदिष्टा द्वारा था, फिर आहार या विषय जो कि विषयपति द्वारा था, और फिर आपका स्थानीय जो कि 800 गांवों का समूह था, फिर आपका द्रोणमुख था जो कि 400 गांवों का समूह था, फिर आपका घाटिक था जो कि 200 गांवों का समूह था, फिर आपका संग्रहण था जो कि 10 गांवों का समूह था, फिर आपका गांव जो कि सबसे छोटी इकाई है। तो इस तरीके के से जैसे कि अभी अभी हम लोग का कैसे बटा हुआ है, आपका गांव है, फिर आपका प्रखंड आता है, फिर आपका इस तरीके से जो है ब्लॉक है, फिर सब डिवीजन, फिर आपका सब डिवीज़न है, फिर आपका, तो इसी तरीके से जो है आपका ये प्रशासनिक इकाई है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में 10 गांव का समूह को क्या कहा जाता था, या 200 गांव का समूह को क्या कहते थे, या 400 गांव का समूह को क्या कहते थे, या 800 गांव का समूह को क्या कहते थे, या उस समय जो सबसे बड़े इकाई था वो कौन सा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कोषाध्यक्ष जो कि वन विभाग का अध्यक्ष होता है, उसको कोषाध्यक्ष कहा जाता है। कुछ उसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, जैसे कि अभी भी बहुत सारे आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, तो उसमें पहले भी था, जैसे कि अभी यहाँ पे जो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होते थे उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था, और जो चारागाह या पशु सुरक्षाध्यक्ष थे उसको विविताध्यक्ष कहा जाता था, और जो बुचर खाने का अध्यक्ष था उसको सुनाध्यक्ष कहा जाता था, और जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था उसको पांडाध्यक्ष कहा जाता था, और जो माप तोल विभाग का अध्यक्ष थे उसको पोतवाध्यक्ष कहा जाता था, और जो टकसाल का अध्यक्ष थे उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, और जो खान विभाग का अध्यक्ष था उसको अक्राध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। और जो वन विभाग का अध्यक्ष था वो कोषाध्यक्ष कहा जाता था। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, कि किसको क्या कहा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि केंद्र प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तृतीय के नाम से जाना जाता था, और इसकी संख्या कितना थे, 18 थे। जैसे प्रधानमंत्री पुरोहित था, फिर युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था, फिर समाहर्ता राजस्व मंत्री, फिर शनि धाता कोषाध्यक्ष, फिर सेनापति सैन्य मंत्री, फिर प्रतिष्ठा जो था फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश, फिर व्यवहारिक दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश, फिर दंडपाल सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला, फिर अंतपाल सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख, फिर आप देख सकते हैं आपका 10वां में कर्मातिक था जो कि उद्योग मंत्री है, फिर दुर्गपाल था जो देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला प्रमुख था, फिर नागरिक है जो नगर की व्यवस्था का प्रमुख था, फिर प्रशासता है जो कि राज्य के दस्तावेजों की सुरक्षित करने वाला प्रमुख था, फिर द्वारिक है जो कि राजप्रसादों का अधिकारी था, फिर अंतवर्षिक था जो राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख था, फिर आठविक था जो कि वन विभाग का प्रमुख था, और फिर मंत्री परिषदाध्यक्ष था जो कि मंत्री परिषद का प्रमुख था, फिर नायक जो सेना के संचालन करता था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऐसे तो इतना डीपली तो पूछा नहीं गया है, लेकिन मतलब एक बार अगर आपको पूरी डीपली नॉलेज रखना है तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। साथ में नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपका रेलवे या एसएससी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिशन में अभी तक पूछा गया है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे, जो कि बार बार अभी कॉम्पिटिशन में हमें देखने को मिलता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए हम सारे टॉपिक का नोट्स पहले आपको करवा रहे हैं, फिर
हम लोग चैप्टर वाइज ऑलरेडी 6 to 10 का चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अलावा जो है टॉपिक वाइज हम लोग जो है आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना अलग अलग कंपटीशन में, ठीक है, जैसे बीपीएससी में पूछा गया या किसी भी अन्य कंपटीशन में, तो उसको भी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।